नीट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रेपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर, थैंक यू सर। में बहुत कुछ रखा है। हाइड्रोलिक का मतलब वाटर रिलेटेड ऑब्वियसली, जंप का मतलब ये उछाल भरी एकदम जिंदगी चली आप लोगों की। जैसे मैंने आपको कहा, आपने देखा भी होगा कि ये आप लोगों का मान लीजिए कोई एक डैम सेक्शन है, यहां से पानी आया जीवीएफ कैटेगरी के साथ और आप देखते हो कि अचानक से पानी इतनी तेज गिरता है कि यहां से गिरने के बाद ये उठता है पानी। हाँ, आप बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जब पानी यहां पर गिरता है ना, तो गिरने के बाद अचानक से पानी उछलता है। आप देखेंगे कि अचानक से पानी उछलता है। इसी उछलने की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या नाम देते हैं? इसी उछलने की कैरेक्टरिस्टिक्स को वी कॉल इट एज द हाइड्रोलिक जंप। इसी को हम लोग जंप कहते हैं। मेरी बात समझ आई? अब जंप की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिपेंड करता है कि किसका फ्रॉड नंबर, किसकी वेलोसिटी कितनी है, उसके बिहाफ पर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्लासिफाई कर रखी है। लेकिन जंप क्या है वो चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बात को और ज्यादा क्लियर करते हैं, होता क्या है। मैं यहां पर लिख सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर इस पोर्शन की बात करता हूं, लेट इट बी द सेक्शन 1 एंड लेट इट बी द सेक्शन 2, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि वेलोसिटी एट सेक्शन 1 इज टू मच। वेलोसिटी एट सेक्शन 1 इज टू मच, मतलब एकदम से नीचे जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी के कारण हम ये बात लिख सकते हैं कि सेक्शन 1 पे जो भी फ्लो है वो अनस्टेबल है। फ्लो एट सेक्शन 1 वो अनस्टेबल फ्लो होगा। फ्लो एट सेक्शन 1 इज अनस्टेबल इन नेचर। और यही जब ऊपर की साइड जा रहा है, जब आपका पानी ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पानी की वेलोसिटी फिर कम हो जाती है। यहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, यहां वेलोसिटी कम हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जब यहां से पानी आपका यहां की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली आई कैन डेफिनेटली से कि फ्लो एट सेक्शन 2 जो होगा वो स्टेबल होगा। फ्लो एट सेक्शन 2 जो होगा वो स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन एक बारी बना भी था कि व्हाई देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जंप इन द ओपन चैनल फ्लो कंडीशन। तो ये हम कहते हैं कि ओपन चैनल फ्लो कंडीशन में व्हाई जंप क्रिएट, मतलब व्हाई जंप इज देयर इन द ओपन चैनल फ्लो। तो अपन यही कहते हैं कि जब फ्लो नीड्स टू मूव फ्रॉम अनस्टेबल कंडीशन टू स्टेबल कंडीशन, जब आपके फ्लो को अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन की तरफ जाने की जरूरत पड़ती है, अनस्टेबल टू स्टेबल कंडीशन, तो वी एक्चुअली ऑब्जर्व द जंप इन द फ्लो। आर यू गेटिंग दैट मेन पॉइंट? उसके बाद मेरी बात आती है कि इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, कब ऐसा जंप बनता है। तो नोट करके ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जंप फॉर्म्स व्हेन, जंप फॉर्म्स, कैन यू प्लीज टेल मी कब बनता है आपका जंप? कैन यू प्लीज टेल मी आपका जंप कब बनता है? जब आप लोगों का सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मीट करता है। व्हेन सुपर क्रिटिकल फ्लो, जब आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट्स सब क्रिटिकल फ्लो, जब आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मीट करता है, तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है एट एफिशिएंट या सफिशिएंट डेप्थ, किसी पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ द फ्लो पर। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे पूछ सकता है। अब आपको ये बात तो पता है कि आपके जंप फॉर्मेशन में ड्यू टू हाई टर्बुलेंस, जंप हैव हाई टर्बुलेंस ऑफ द वाटर। हाई टर्बुलेंस के केस में एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होता है, हाई टर्बुलेंस, थस हैव हाई एनर्जी लॉस। इसमें पर्टिकुलरली आप लोगों का एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हाई एनर्जी लॉस होने के कारण इसकी एनर्जी की इक्वेशन नहीं आ पाती है। ठीक है, हाई एनर्जी लॉस एंड इट इज अननोन टू अस।
ये कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, हालांकि कैलकुलेट है, इक्वेशन है, बट आसान नहीं है, इट इज अननोन। सो हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट यूज इट फॉर द एनालिसिस, वी कैन नॉट यूज एनर्जी इक्वेशन फॉर एनालिसिस। तो हम अभी इसकी एनालिसिस करते कैसे हैं, हेंस मोमेंटम इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। यहां पर हम कौन से वाली इक्वेशन को यूज करते हैं, मोमेंटम इक्वेशन को। ये भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछा जा सकता है। मोमेंटम इक्वेशन इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। चलिए एक बार आप आवाज भी क्लियर कर दीजिए, मतलब अभी तक सारी चीजें आपको क्लियर है अच्छे से, तो अपन आगे चलते हैं फिर जल्दी से। चलो ये चीज क्लियर है। नाउ आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन कि मान लीजिए ये आप लोगों का, यहीं पे बना देता हूँ ना, हाँ यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की जो डेप्थ है, दिस इज द सुपर क्रिटिकल जोन। यहाँ पर आप लोगों की जो डेप्थ है, लेट इट बी y1, और जंप फॉर्मेशन पर सब क्रिटिकल जोन में जो आपकी डेप्थ है, लेट इट बी y2। ठीक है, तो यहाँ जो y1 और y2 है वो है क्या, y1 इज द डेप्थ इन सुपर क्रिटिकल जोन, डेप्थ ऑफ फ्लो इन सुपर क्रिटिकल जोन। सुपर क्रिटिकल जोन में जो आप लोगों की डेप्थ है, लेट इट बी y1, y2 क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो इन सब क्रिटिकल जोन। तो जो इस पर्टिकुलर डेप्थ के करस्पॉन्डिंग हम इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों पर्टिकुलर डेप्थ पे आप लोगों का जो स्पेसिफिक फोर्स होता है वो सेम है। इन दोनों पर्टिकुलर डेप्थ पे फ्लो तो एक ही है ना, फ्लो एक ही है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, बट आफ्टर द एनर्जी लॉस जो स्पेसिफिक फोर्स है लिक्विड का वो सेम है दोनों सेक्शंस पे। समझ में आ रहा है क्यों सेम है, क्योंकि फ्लो सेम आ रहा है पीछे से, जिसके कारण हाई एनर्जी के कारण एनर्जी लॉस हुआ, तो यहां और यहां स्पेसिफिक फोर्स सेम है। आई एम सेइंग कि स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट एट y1 इज सेम एट y1 एंड y2। दोनों सेक्शंस पे स्पेसिफिक फोर्स सेम है, तो आई कैन डेफिनेटली से इट एज ना कि y1 और y2 आपस में क्या कहलाएंगी, जल्दी बताओ। जिन पे स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑब्वियसली दैट इज नोन टू बी एज द कॉन्जुगेट डेप्थ। तो आई कैन डेफिनेटली से कि यहां पर y1 और y2 क्या है, दैट आर एक्चुअली नोन टू बी एज द कॉन्जुगेट डेप्थ। अब ये कॉन्जुगेट डेप्थ को हम एक और नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में एक दो बारी मैंने देखा है, सीक्वेंट डेप्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एक ही बात है। इसी पर्टिकुलर सिद्धांत से एक चीज और क्लियर करना कि हाइट ऑफ जंप क्या होगी। हाइट ऑफ जंप इज y2 माइनस y1। कितनी हाइट ऑफ द जंप आपको कैटेगराइज करनी है, जो यहां से यहां तक की हाइट है ना, दैट इज नोन टू बी एज हाइट ऑफ जंप, दिस वन, लेट इट बी hg। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को क्लियर करनी है, छोटी छोटी चीजें ना आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, चलो अभी अगला ही पॉइंट मेरे पास आता है कि जंप को यूज क्यों करते हैं, मतलब व्हाई डू वी रिक्वायर द जंप। तो अगला ही पॉइंट लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, जनरली जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में सुना है कि टर्बुलेंस का यूज कहां करते हैं, सभी बोलेंगे। अरे इतना क्या कर रहे हो यार, मैंने बताया था ना, जब भी टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस के कारण एनर्जी का लॉस होता है बहुत ज्यादा। काजी मैं ये नहीं कह रहा कि टर्बुलेंस का होता है, मैंने ये बताया नहीं था कि टर्बुलेंस के कारण एनर्जी का लॉस होता है। क्या कर रहे हो, तो आई कैन डेफिनेटली से पहला तो यही हो गया कि एनर्जी लॉस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एनर्जी लॉस एट केस ऑफ स्पिलवेज, स्पिलवेज में एनर्जी लॉस करनी होती है तो हाइड्रोलिक जंप का यूज करते हैं। वियर्स में एनर्जी लॉस करना होता है तो हम हाइड्रोलिक जंप का यूज करते हैं, या स्लुइस गेट में डैम के केस में जब एनर्जी लॉस करना होता है तो हम हाइड्रोलिक जंप का यूज करते हैं फॉर एनर्जी लॉस। दूसरा आई विल से इंटरमिक्सिंग के लिए, जब आपको कोई केमिकल इंटरमिक्स करना हो पानी के अंदर, तो केमिकल इंटरमिक्सिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जंप का यूज करते हैं। तीसरा आई कैन से हाइड्रोलिक जंप और कहां यूज हो सकता है, हाँ
कई बार क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अपलिफ्ट प्रेशर को दबाने के लिए हम हाइड्रोलिक जंप देते हैं, क्योंकि ऊपर से हाई प्रेशर के साथ पानी आता है, ऊपर से हाई प्रेशर के साथ पानी आता है। टू क्रिएट वाटर लोड, टू क्रिएट वाटर लोड ऑन बेस, बेस को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एप्रन, टू काउंटर एक्ट द अपलिफ्ट प्रेशर। ये कृपया करके याद रखना, जैसे ऑब्जेक्टिव में ना ये पूछ लेता है क्वेश्चन, तो पता होनी चाहिए। अब मैं समझा देता हूं, मान लो दिस इज द बेस, यहां से अपलिफ्ट प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब अगर ये अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा है तो बेस तो निकल के बाहर गिर जाएगा, तो ऊपर से हाई प्रेशर के साथ पानी आ रहा है, तो यहां पर आप लोगों की जंप फॉर्मेशन हो रही है, इसी जंप फॉर्मेशन के कारण अपलिफ्ट प्रेशर काउंटरैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसका एक एप्लीकेशन। नाउ एनालिसिस के तौर पे क्या एजम्पशन अपन रख सकते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट कैन बी द एजम्पशन? तो पहला तो यही है कि हर जगह आपका फ्लो जो है वो पहले और बाद में जंप के हम लोग यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर जंप, आफ्टर एंड बिफोर जंप द फ्लो इज कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। पहला, फ्लो इज यूनिफॉर्म। दूसरा, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा रहेगा? हाइड्रोस्टैटिक रहेगा। तो प्रेशर कैसा रहेगा आप लोगों का? हर जगह सेम रहेगा, जब भी तो ओपन चैनल बनेगा ना, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप लोगों का मेंटेन रहेगा। उसके बाद अपन और भी कह सकते हैं इसमें एजम्पशन कि फ्रिक्शन लॉस कंसीडर नहीं करना। इसको ऐसा लिखते हैं, लेंथ ऑफ जंप जो है वो बहुत छोटा है, लेंथ ऑफ जंप इज सो स्मॉल that the friction losses are neglected। आपके जो फ्रिक्शन लॉसेस है ना वो नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, मतलब बहुत कम अपनी लेंथ हम मान के चलेंगे, जब भी तो ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये अभी हम एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। एनालिसिस के तौर पे पहला ही पॉइंट जहां से हम शुरू कर सकते हैं वो क्या है? मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि आप लोगों के पास दो सेक्शन है। कौन कौन से हैं? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। एक मिनट रुको, पानी पीकर आया मैं, ठीक है। ओके, हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और मैं जानता हूं दोनों ही सेक्शन पे स्पेसिफिक फोर्स सेम है। ऑब्वियसली ऐसा है। अगर दोनों ही सेक्शन पे कांस्टेंट स्पेसिफिक फोर्स आपको देखने को मिलेगा तो आई कैन डेफिनेटली फॉर्म द इक्वेशन ना, Q बाय GA1 स्क्वायर प्लस में, जल्दी बताओगे, AZ1 बार इज इक्वल्स टू Q बाय GA2 स्क्वायर प्लस A2Z2 बार। स्पेसिफिक फोर्स का सिंपल सा इक्वेशन है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दो। आई कैन डेफिनेटली राइट इट एज Q बाय G B1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर प्लस में BY1 Z1 बार इज इक्वल्स टू में, सिमिलरली उस साइड भी कर लेता हूँ,
क्यू बाय वी स्क्वायर बाय जी होता है ना यार, क्यू स्क्वायर होगा, क्यू बाय जी बी टू स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस बी टू वाई टू जेड टू बार। अभी मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? आई नो वन थिंग दैट ये क्यू बाई बी होता है छोटा क्यू के बराबर, मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर बाय जी वाई वन स्क्वायर प्लस में बी वाई वन जेड वन बार इज इक्वल्स टू में छोटा क्यू स्क्वायर बाय जी वाई टू स्क्वायर प्लस में बी वाई टू जेड टू बार। क्लियर है ये चीज? नाउ आई कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज, अब ये क्यू स्क्वायर वाली टर्म एक साइड ले आते, तो मैंने यहाँ ये सब मैंने कल भी करके दिया था आप लोगों को। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, व्हाट कैन आई डू? 1 by y1 स्क्वायर माइनस 1 by y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में b2 y2 z2 बार माइनस में b1 y1 z1 बार। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब एक बात बताइए जल्दी से, यार तबीयत ठीक नहीं है मेरे ना, दिक्कत हो रही है। खैर, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं यहां पर, हाँ ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई जी 1 by y1 स्क्वायर माइनस 1 by y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में y1 स्क्वायर बाई टू y2 स्क्वायर बाई टू माइनस y1 स्क्वायर बाई टू। अब डायरेक्टली मैं यहां से एक रिलेशन लिख रहा हूं, जो रिलेशन आप लोगों को सारा पता ही लग गया, 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल्स टू y1 y2। सॉल्व कर लोगे ना अभी तो यहां से मॉडिफिकेशन करके, इंटू में y1 प्लस y2, क्यू स्क्वायर बाई जी होता है वाई सी क्यूब, मैं यहां से लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई सी क्यूब इज इक्वल्स टू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2। हाँ कॉमन सेंस की बात है। और व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट फॉर व्हाट, जनरल रिलेशन के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो एक इक्वेशन तो यही बनती है, वाई सी क्यूब इज इक्वल्स टू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2 बाई टू। ये कल भी मेरे ख्याल में हम लोगों ने पढ़ी थी, ये आप लोगों को याद रखनी है, आपसे न्यूमेरिकल तौर पे ये बातें पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करता हूं यहां पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को y1 क्यूब से डिवाइड कर लेता हूं। जो वो इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन को y1 क्यूब से डिवाइड कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। तो वाई सी क्यूब बाय y1 क्यूब इज इक्वल्स टू y1 y2 बाय y1 क्यूब इंटू में y1 प्लस y2। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, व्हाट आई विल हैव फ्रॉम दिस इक्वेशन, वाई सी क्यूब को डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं क्यू स्क्वायर बाय जी वाली टर्म्स में। तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय जी y1 क्यूब इज इक्वल्स टू में आई कैन राइट इट एज y1 स्क्वायर y2 बाय y1 क्यूब प्लस y2 स्क्वायर y1 बाय y1 क्यूब। यहां से एक जनरल इक्वेशन बनाता हूं, मैं ये बात लिख सकता हूं कि ये और कुछ नहीं है, क्यू स्क्वायर बाय जी वाई क्यूब किसके बराबर है? क्यू स्क्वायर बाय जी वाई क्यूब किसके बराबर है? जल्दी बताएंगे, कल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यू स्क्वायर बाय जी वाई क्यूब किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ एक बार ही। हाँ फ्रॉड नंबर के ना, तो मैंने लिखा 2 ऑफ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा काटा y2 बाय y1 प्लस ये y1 से y1 स्क्वायर काट देता हूँ, y2 बाय y1 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या मैं लिख सकता हूँ y2 बाय y1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 बाय y1 माइनस में 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हाउ कैन आई सॉल्व इट, वो नहीं बताऊंगा, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है वो, मतलब आपको सिर्फ रिजल्ट याद करना है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का हिस्सा क्लियर नहीं करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है जनाब, वो रिलेशन क्या आता है, y2 बाई y1 इज इक्वल्स टू में 1/2 ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस में 8f1 स्क्वायर। ये रिलेशन है, अपने को याद करना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं y1 बाई y2 निकालता हूं, हाफ ऑफ -1 प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में 8f2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऊपर y1 है, यहाँ पे f2 है, यहाँ y2 है, यहाँ पे f1 है। ये रिलेशन आप लोगों को याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार इस रिलेशन के तहत न्यूमेरिकल देखे हैं एग्जाम में। तो फ्रॉड नंबर और सीक्वेंट डेप्थ का जो हिसाब किताब आता है वो इस रिलेशन के थ्रू अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। हाइड्रोलिक जंप में आप सभी को पता है कि एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो वो एनर्जी लॉस कितना होता है वो हमको कैलकुलेट करना है। कैन आई राइट इट एज एनर्जी लॉस इज नथिंग जस्ट इक्वल टू E1 माइनस E2। हाँ, सेक्शन 1 माइनस सेक्शन 2 ही तो होगा। एंड आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनर्जी एट वन सेक्शन इज y1 प्लस q स्क्वायर बाय 2g इंटू y1 स्क्वायर। हाँ, माइनस में y2 माइनस में q स्क्वायर बाई 2g इंटू y2 स्क्वायर। ये आप लोगों का एनर्जी लॉस हो गया। एंड व्हेन आई विल बी गोइंग टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, कैन आई राइट इट एज y1 माइनस y2 प्लस में q स्क्वायर बाई 2g कॉमन लिया, 1 बाय y1 स्क्वायर माइनस 1 बाय y2 स्क्वायर। अब आपको 2-3 स्टेप तो सारे ही पता है कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना, या मैं लिखवा ही देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से y2 माइनस y1 कॉमन ले रहा हूं। क्यों मैंने y2 माइनस y1 कॉमन लिया, क्योंकि y2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ y1 ना। तो अंदर क्या बचेगा, -1। यहाँ देखिए y1 माइनस y2 है, यहाँ y2 माइनस y1 है, क्योंकि y2 बड़ा है। आपने पहले डायग्राम में देखा है y2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ y1, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, y2 माइनस y1 कर रहा हूँ। तो -1 बचेगा, q स्क्वायर बाई 2g डायरेक्टली लिख रहा हूं। यहां मैं बता देता हूं, y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर रहेगा, y2 माइनस y1, y2 प्लस y1। तो यहां पर रहेगा y2 प्लस y1 अपॉन y1 y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास पूरा सॉल्व करने के बाद एक जो रिलेशन बचता है वो यही आता है, ठीक है। और मैं जब यहां से सारी वैल्यू डालूंगा, मैं जानता हूं q स्क्वायर बाई g की वैल्यू क्या है, अभी आप लोगों ने याद करी है ऊपर से, ये रे। तो y1 y2 y1 प्लस y2 के बराबर है। When I will be going to put the value of q square by 2g, can I write it as, ladies and gentlemen, y2 minus y1 minus 1 plus half of y1 y2 y1 plus y2, कॉपी में साथ के साथ लिखते रहिएगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। और बचा हुआ हिस्सा जो आपका यहाँ पर है वो एज इट इज y1 प्लस y2 अपॉन y1 y2 का होल स्क्वायर। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट नाउ, व्हाट आई विल हैव, ये जब आप सॉल्व करेंगे पूरा यहाँ से, तो आपके पास जो जनरल बनने वाला है अभी वो सिर्फ ये बनेगा, y2 माइनस y1 इंटू में -1 प्लस y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर अपॉन में y2 y1। ये आपके पास बचेगा लास्ट में। तो ये मतलब फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये याद करनी है भाई, ये याद करना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर आईएएस में क्वेश्चन आया था। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको, अब ऑब्वियसली आई होप सो आप सॉल्व कर सकते हो इसको यहाँ ले जाओ, पूरा मल्टीप्लाई कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल फॉर्मूला जो आपके पास एनर्जी लॉस का आता है
वो आता है y2 माइनस y1 का क्यूब अपॉन 4 ऑफ y2 y1। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है एनर्जी लॉस का। तो डेरिवेशन कैसे आई वो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया और कुछ नहीं करा। एक बार कृपया करके आप मेरे को यस कर सकते हैं क्या कि यहां तक आपको क्लियर है? बस लास्ट में जो डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, जो लास्ट में आपके पास हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मूला आ रहा है वो आप लोगों को याद करना है, y2 माइनस y1 अपॉन 4y2 y1 और उसका ऊपर वाले का क्यूब। चलो बहुत बढ़िया। अभी हाइड्रोलिक जंप के एनर्जी लॉस के बारे में भी जाना। हाइड्रोलिक जंप में जो फ्रॉड का इक्वेशन बनता है सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, व्हाट इज दिस? दिस इज द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो। ऑब्वियसली ना, सीक्वेंट डेप्थ की रेशियो ही तो है वो। इसके फॉर्मूले को भी हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग F1 F2 के बीच का रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 1 एंड फ्रॉड नंबर एट सेक्शन 2। कैन आई राइट इट एज लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से कि F1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में Q स्क्वायर बाय GY1 स्क्वायर। और मैं यहां से और ज्यादा इसको तोड़ना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज इसको F2 कर लो, ठीक है, बनाने में थोड़ी आसानी होगी। F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई G, y2 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्या मैं लिख सकता हूँ F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई G y1 स्क्वायर इंटू y2 बाई y1 का होल स्क्वायर? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। और मैं यहां से लिख सकता हूँ y1 क्यूब होता है यार, स्क्वायर नहीं होता, क्यूब कर लो, क्यूब होता है, फॉर्मूला ही होता है क्यूब का। Q स्क्वायर बाई G y1 क्यूब इज नथिंग जस्ट F1 स्क्वायर। क्या मैं लिख सकता हूँ दिस इज F1 स्क्वायर अपॉन y2 बाई y1 का क्यूब। और आप जानते हो फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट y2 बाई y1 का फॉर्मूला क्या था? 1/2। y2 बाई y1 का क्या फॉर्मूला था? 1/2 ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस में 8 ऑफ F1 का होल स्क्वायर, यही था। आई नीड टू पुट दिस वैल्यू इन दिस टर्म। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ना, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर पुट करने के बाद? F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में F1 स्क्वायर अपॉन इसका क्यूब करूंगा तो 1/8 ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8 F1 स्क्वायर का होल क्यूब, यही आप लोगों को मिलेगा। तो बस ये रिलेशन आ गया, यानी F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 F1 स्क्वायर अपॉन -1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 8 F1 का होल स्क्वायर का क्यूब। दिस इज ऑल्सो द रिलेशन विच वी नीड टू लर्न। चलो ये रिलेशन भी अपने को याद करना है। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पर बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ वन लाइनर पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसली इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ जंप, बहुत पेपरों में देखा मैंने ये, और आपको याद भी होगा। चलिए रिवीजन के तौर पे जल्दी बताइए कितनी तरीके की क्लासिफिकेशन होती है? कितनी तरीके की क्लासिफिकेशन ऑफ जंप होती है? ऑब्वियसली 5 तरीके की क्लासिफिकेशन ऑफ जंप होती है, ये आपको याद रखना है। देखो जिनको नहीं पता वो भी याद रखेंगे, जिनको पता है वो बताते हुए चलो। पहली कौन सी होती है? पहली कौन सी होती है? एंडुलर जंप। एंडुलर जंप का फ्रॉड नंबर बेस्ड ऑन द फ्रॉड नंबर होता है। ये कितने से कितने के बीच रहता है? फ्रॉड नंबर 1 से 1.7 के बीच रहता है, ये पहला होता है। दूसरा आपके पास कौन सा कैटेगरी आता है? दैट इज नोन टू बी एज वीक जंप। बहुत बढ़िया, लिखते रहो बस एक एक करके, जल्दी जल्दी तुम्हारा ही देख के लिखूंगा मैं ये। इसकी वैल्यू कितने से कितने के बीच रहती है? 1.7 से 2.5 के बीच, 1.7 से 2.5 के बीच।
तीसरा कौन सा आता है आपके पास जंप? ऑसिलेटिंग जंप। बहुत बढ़िया। तीसरा आता है मेरे पास ऑसिलेटिंग जंप। जिसको नहीं पता वो याद करेंगे, जिनको पता है उन्होंने पहले याद कर रखा है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू 4.5 तक चली जाती है, 2.5 से लेकर। फोर्थ वन कौन सा आता है आपके पास? फोर्थ वन कौन सा आता है? स्टेडी जंप आता है। स्ट्रॉन्ग कहां से आ गया? पहले स्टेडी नहीं आएगा क्या? हाँ, पहले स्टेडी जंप आएगा। चौथा आता है आपके पास स्टेडी जंप। इसकी वैल्यू कितने तक जाती है? 9 तक चली जाती है। 4.5 से बड़ी और 9 के बराबर तक जा सकती है। फिर आपके पास पांचवा आता है स्ट्रॉन्ग जंप। अभी स्ट्रॉन्ग जंप कितने तक चली जाता है? 9 से बड़ा हो जाता है। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है, आपके काम आ सकती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि कंसेप्ट अब स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर अपन प्रीवियस ईयर कुछ आईईएस के क्वेश्चन कर लेंगे जो जेके के इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आपको बोला गया अभी कि आपके पास एक रेक्टेंगल चैनल है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर चैनल है। उस रेक्टेंगुलर चैनल का जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है वो 2.5 है, यानी छोटे क्यू की वैल्यू 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर है। और जो डेप्थ बिफोर जंप है, यानी जो आपको दे रखा है डेप्थ बिफोर जंप, वो आपको कह रहा है यहां पर दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये भी आप लोगों को बोला गया है। तो आपको बोला गया है कि सीक्वेंट डेप्थ पहले निकालनी है, आपको सीक्वेंट डेप्थ निकालनी है, और दूसरा आपको बोला गया है एनर्जी लॉस निकालना है। तो कोशिश कर सकते हो आप सॉल्व करने की इसको। सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंट डेप्थ निकालनी है, उसके बाद एनर्जी लॉस निकालना है। चले, अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में सारी चीजें अपने को दी हुई हैं वैसे तो। आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे y1 का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.25, q का वैल्यू गिवन है 2.5। फ्रॉड नंबर की इक्वेशन क्या होती है? q²/gy³। मैं यहां से सॉल्व कर सकता हूं ना, 2.5 का होल स्क्वायर बाय इसको 10 ले रहा हूं, 0.25 का होल क्यूब। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, मेरे पास जो फ्रॉड नंबर आ रहा है सॉल्व करने के बाद, वो कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओगे क्या जल्दी से? फ्रॉड नंबर कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? कैलकुलेटर लाओ है ना, यूज करो, जल्दी से बताओ ना कितना आंसर आ रहा है। सिर्फ कंसेप्ट ही तो सीखनी है। क्या हो गया? $40, चलो नियरली 40 के इक्वल मान लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 40 के इक्वल मान रहे हैं, वैसे 40.7 आ रहा होगा, जो भी आ रहा है। फिर मैं जानता हूं यहां से कि y2/y1 क्या होगा आप लोगों का? हाफ ऑफ -1 + √1 + 8f², सॉरी f1²। f1 जानते हो कितना है? आप y1 भी जानते हो, आप पुट करके y2 निकाल सकते हो। Hello, engineers. Are you preparing for JKSSB exam? Then, Shresht Classes brings dedicated batch for JKSSB exam with live plus recorded lectures with more than 1100 plus topic-wise specially designed questions. Free one-liner book, test series, dedicated doubt session and many more. Forget 1000 rupees instant discount, use this code. Only on Shresht Classes app. So, what are you waiting? Download Shresht Classes app now.